जय हिंद दोस्तों जैसा कि हमने एक सीरीज चालू की है, सीरीज इन द सेंस कोशिश की है कि आप लोगों को एक टॉपिक मतलब हर रोज एक क्वेश्चन जो मेंस से रिलेटेड है वो करवा दिया जाए, जिससे क्या होगा कि हम जितने भी मेंस में आने वाले क्वेश्चंस हैं अगर उन सबको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा जो पूरे का पूरा पार्ट है वो अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। मतलब हम अभी 2013 के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं और ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी कोचिंग वगैरह में पढ़ चुके हैं कहीं पर भी, तो उन सब के लिए मेंस के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कोचिंग से लेकर हर जगह पे आप लोगों को ये क्वेश्चंस डिस्कस करने को नहीं मिलते या फिर एक आउटलाइन नहीं मिलता, और कई बार आउटलाइन भी मिल जाता है तो एक डिफरेंट ओपिनियन आप लोगों के लिए यहाँ पर डेवलप हो सकता है। ऐसी सिचुएशन इसीलिए हम लोगों ने या मैंने ये हम लोगों मीन्स मैं और मेरी टीम ने इस सीरीज को चालू किया है अपने इस प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपका इस मामले में ओपिनियन क्या है, क्या ओपिनियन है, जो मतलब जो क्या ऐसा सिस्टम है जो हम यहाँ पर और चेंज करें, या आपका जो भी पार्ट हो वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप्स जो हैं व्हाट्सअप भी मुझे कर सकते हैं मेरे नंबर पर, मैं आपको जवाब देता रहूँगा। और रही बात ये कि हमारे बैचेस में अगर आपने ज्वाइन करना है तो हमारा ये एनसीईआरटी का एक बैच मंडे से शुरू हो रहा है और इस बैच में एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, क्योंकि यूपीएससी प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है एनसीईआरटी। अगर आप एनसीईआरटी को ईमानदारी से पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए आपका बेसिक कंसेप्ट स्ट्रांग होगा, और बेसिक कंसेप्ट स्ट्रांग होने का सीधा सीधा मतलब ये है कि आप किसी भी एग्ज़ाम के अंदर कम से कम छोटे छोटे क्वेश्चंस जो नॉर्मली किसी मतलब एक एवरेज लेवल के क्वेश्चंस हैं उसकी वजह से आप फेल नहीं होंगे, ये पक्का है। और इसीलिए हम लोगों ने एक बैच लॉन्च किया है, इसी को हमने नाम दिया है एनसीईआरटी कंसेप्टर बैच। इस एनसीईआरटी कंसेप्टर बैच की जो फीस है वो 1000 रुपीज़ पर मंथ है, 500 रुपीज़ पर मंथ है। इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा स्टडी टेबल जो ऐप है प्ले स्टोर से उसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं और इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर आप इस पे इंफॉर्मेशन नहीं गैदर कर पा रहे तो 9999119407 मेरा नंबर है, इस नंबर पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप या आपका कोई भी भाई बंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहता है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए आजकल गवर्नमेंट ने जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट है वो स्टार्ट किया है। इसके लिए देखिए अभी जो पेपर होगा उसकी तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि किस लेवल का होगा, लेकिन इतना पक्का है ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। अब उसके बाद अगले साल इसकी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि देखिए 1 करोड़ के करीब बच्चा जो है इस फॉर्म को भरेगा और अगर इतनी बड़े नंबर में इस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म को भरा जाएगा तो 100 में से मुश्किल से 2 बच्चों का नंबर आना है। ऐसे में आपको बेस्ट होना आपकी मजबूरी है, तो एंट्रेंस की तैयारी करनी पड़ेगी और इसीलिए हमने अगले साल के लिए टारगेट 2023 का बैच लॉन्च किया है, जिसके अंदर हम CUET पेपर 1 जिसमें लैंग्वेजेस हैं वो भी, पेपर 2 पेपर 3 सारे करवाएंगे और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी से लेकर इसी तरीके के सब्जेक्ट्स को हम कंप्लीट करवाएंगे। तो जल्दी से जल्दी आप हमारे जो पीछे नंबर दिया है उसमें या फिर स्टडी टेबल ऐप पर आकर हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि सेवरल फॉरेनर्स मेड इंडिया देयर होमलैंड एंड पार्टिसिपेटेड इन वेरियस मूवमेंट्स, एनालाइज देयर रोल इन इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 200 वर्ड्स का क्वेश्चन है। देखिए हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। अनेक विदेशियों ने भारत में बसकर विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में उनकी भूमिका का विश्लेषण कीजिए। देखिए बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है, क्योंकि 2013 में पहली बार ये पैटर्न आया था तो यूपीएससी ने भी इस लेवल के क्वेश्चंस डाले जो बहुत ज़्यादा इजी भी ना हो और बहुत ज़्यादा टफ भी ना हो। लेकिन मज़े की बात ये है आप में से या हम में से जितने भी लोग स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम या फिर कोई एक जनरल बुक पढ़ लेते हैं जैसे एनसीईआरटी तो
इस क्वेश्चन का आंसर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड तो मिलेगा नहीं। जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब है जैसे आंसर सीधा सीधा दे दिया गया हो, ऐसे तो आंसर मिलेगा नहीं। आंसर मिलेगा हमेशा एक लंबी चौड़ी फॉर्म में घुमा फिरा कर पूछा जाने वाला आंसर। लंबी चौड़ी फॉर्म में घुमा फिरा कर जो आंसर पूछा जाएगा वो आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा। अब ऐसी सिचुएशन के मतलब घुमा फिरा के जो क्वेश्चन पूछा जाए इन द सेंस ये है कि अगर मान लिया जैसे अब ये फॉरेन का नाम बताया है, इसको सीधा सीधा देखिए, सेवरल फॉरेनर्स, यहाँ फॉरेनर्स की बात की जा रही है, विदेशियों की, जिन्होंने भारत में बसकर, इस पॉइंट को अंडरलाइन जरूर करें, भारत में बसकर, यानी मेड इंडिया देयर होमलैंड। वरना अगर आप देखें तो इसमें आप A.O. ह्यूम से लेकर विलियम वेडरबर्न और जॉर्ज ह्यूल जैसे लोगों का नाम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक स्पेसिफिक वर्ड यूज कर दिया, भारत में बसकर। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। एक है भारत में रहकर और दूसरा भारत में बसकर। यहां भारत में बसने का मतलब ये कि अगले अपनी जीवन के अंत समय तक ये भारत में ही रहे। अब ऐसे में पार्टिसिपेटेड इन वेरियस मूवमेंट, विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया, विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया। अब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका का विश्लेषण करना है। देखिए यहां पर यहां तक कि इस क्वेश्चन में हिस्ट्री के ऑप्शनल को लेने वाला स्टूडेंट भी जल्दी से इस क्वेश्चन को हाथ नहीं लगा पाएगा, ये समझ लीजिए। ये क्वेश्चन देखने में जितना इजी है नॉर्मली, क्योंकि देखो है तो इजी, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन नॉर्मली जो स्टूडेंट होता है वो इस डायमेंशन में ज़्यादातर प्रिपरेशन नहीं करता। और यूपीएससी की खास बात ये है कि वो इस ऐसी डायमेंशन को जानबूझकर एकाध एक क्वेश्चन में ज़रूर उठाती है जो कि ऐसे टॉपिक्स को मतलब जिसमें बच्चा जो है वो फंसे। क्योंकि अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 3, तीनों के तीनों बहुत आसान थे। तीनों के तीनों क्वेश्चन यहाँ पर बहुत आसान थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, और मजे की बात यह कि किताबों के अंदर सीधे सीधे लिखे हुए थे। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसकी इंफॉर्मेशन या तो हमारी जो हम नॉर्मली किताबें पढ़ते हैं उनमें नहीं मिलती, या फिर अगर मिलती भी है तो बहुत बिखरी हुई सी मिलती है इधर उधर। ऐसे में नॉर्मली बच्चा इस डायमेंशन में जल्दी से सोच नहीं पाता, और यही कारण है कि ऐसा क्वेश्चन 10 में से 8 स्टूडेंट छोड़कर आए होंगे, ये पक्का है। हमसे भी अगर पूछा जाए तो उस टाइम पर हम मेंस लिख रहे थे, तो उस टाइम पर जब मेंस लिख रहे थे तो वहां इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमारे को लगभग 70 से 80 वर्ड्स मिले थे। यानी हम बहुत ज्यादा नहीं लिख पाए थे, 80-85 या शायद 100 मैक्सिमम वर्ड्स लिख पाए थे। अलग अलग 6 पर्सनैलिटीज लिख गए थे, इसमें कोई शक की बात नहीं, और उम्मीद है उसमें नंबर ठीक ठाक मिल गए होंगे। मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ की बता रहा हूं, आज से 10 साल पहले जब हम मेंस लिख रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मामला को समझिए। हमारे पास ऐसे क्वेश्चन में इसे कहते हैं यहां पर कि आपके पास जो है वो भूत प्रेत, जैसे मैं पहले बार बार कहता हूं, क्वेश्चन का, मौत का और भूत का कोई भरोसा नहीं कब, कहां और कैसे प्रकट हो जाए। तो यहां पर खासकर पेपर का तो सवाल है, और यूपीएससी का तो सवाल ऐसा ही है, यूनिवर्सिटी का एग्जाम तो है नहीं। तो इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये कि इसे स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में समझेंगे कि यहां पर इंडियन नेशनल मूवमेंट की थोड़ी सी 1 या 2 लाइनों में तारीफ करेंगे कि जिस तरीके से ब्रिटिशर्स इंडियंस पर एट्रोसिटीज कर रहे थे और इंडियंस अपनी ट्रुथ और राइटसनेस, जो सत्यवादिता और सत्यता के लिए, मतलब सत्यता और मतलब जिसे कहते हैं शुद्धि के लिए जो काम कर रहे थे, वो मेन बात थी कि उसके लिए उसने फॉरेनर्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। और बहुत सारे फॉरेनर्स, ये इंट्रोडक्शन के लिए 1 लाइन लिखी जा सकती है और 2 लाइनें, और ऐसे इंट्रोडक्शन थोड़े से लंबे लिख देते हैं जब आपके पास आंसर लिखने के लिए नहीं होते। लेकिन मैं इतना मानता हूं कि आजकल जिस लेवल का पेपर होता है
उसमें मोटे मोटे तौर पर जैसे अगर 20 क्वेश्चन आए हैं तो उन 20 क्वेश्चन में ऑन एन एवरेज 200 वर्ड्स पूछे जाते हैं, तो 4000 वर्ड्स पूछे जाते हैं। अब 4000 से लेकर 4500 शब्द की, कई 250 वर्ड्स के भी, कई 200 वर्ड्स के भी, तो जो 200 वर्ड्स के आंसर पूछे जा रहे हैं वो 4000 वर्ड्स के हैं। टोटल 4000 वर्ड्स लिख रहे हैं और एक ऑन एन एवरेज लिखने वाले स्टूडेंट की जो स्पीड होती है वो अप्रॉक्सीमेट 3000 वर्ड्स इन 3 आवर्स, मतलब 1 घंटे वो ज़्यादातर 1000 शब्द ही लिख पाता है, चाहे कोई कितना भी अच्छा स्टूडेंट क्यों ना हुआ। एक ऑन एन एवरेज थोड़ा सा तेज हो, अगर सोच समझ के लिखना है तो 1000 शब्द लिखना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर सोच समझ के शब्द नहीं लिखने हैं या यूं कहें आपकी याददाश्त तेज है तो यहाँ थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट किया जाता है और आपसे 1200 के करीब शब्द 1 घंटे में लिखने के लिए कहते हैं। ऐसा आप लोगों के एग्जामिनर्स, जो आपको जो मोटिवेट करने वाले, आपके आंसर राइटिंग करवाने वाले टीचर्स कहते हैं। लेकिन मैंने आपको पिछली क्लास में भी या आपको पहले भी एक चीज़ बताई है कि क्वेश्चन पेपर के स्टार्टिंग में एक लाइन लिखी होती है, वो लाइन मैं आपको अभी भी पढ़ के सुनाऊं तो आपको समझ में आएगा कि असलियत में वर्ड लिमिट जो है वो मैक्सिमम लिमिट दे रखी है और उसका मीनिंग अलग है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रश्नों के उत्तर का उत्तर प्रत्येक प्रश्न के अंत में कोष्टकों में दी गई शब्द सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी 200 शब्द सीमा है, इससे ज़्यादा ना हो। इसका दूसरा मतलब ये है कम भले ही हो। अब वो कितने कम हो ये लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अगली लाइन में इसको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर करने की बात कही गई है कि जितना मर्जी छोटा लिख सकते हो, ये तुम्हारी इच्छा है। अगर आप 200 शब्दों के आंसर को 100-125 शब्दों में भी लिखना चाहो तो घबराने वाली बात नहीं है, फालतू में आंसर को खींचने की जरूरत नहीं होती। जैसे उत्तर की अंतर वस्तु इसकी लंबाई से अधिक महत्वपूर्ण है। लाइन क्या है? उत्तर की अंतर वस्तु उसकी शब्द सीमा से अधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि इंग्लिश में कंटेंट ऑफ द आंसर इज मोर इंपॉर्टेंट देन इट्स लेंथ। यानी क्वेश्चन के अंदर आप आंसर में आप लिख क्या रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी लेंथ से। ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन दे रखी है ये बता रही है कि हमें इससे मतलब नहीं है कि आप कितने शब्द लिख रहे हो। कोशिश कीजिए जितने मर्जी शब्द लिखें, उससे मतलब नहीं है। बस हमने जो सवाल में पूछा है उसका जवाब लिख दो। हमने सवाल में पूछा है उसका जवाब लिख दो। यानी वर्ड लिमिट का मतलब ही ये होता है कि उससे ज़्यादा ना हो, उससे कम भले ही हो। लेकिन हमें बेवकूफ़ बना दिया जाता है, या फिर हमें जो पढ़ाया जाता है उसमें हमारे टीचर्स हमें बता रहे होते थे या आज भी बच्चों को बता रहे होते हैं बहुत सारे कि देखो 100-200 शब्द लिखे हैं तो 180 से 220 तक लिखे जा सकते हैं। देखो भैया, मुझे जो ये लाइन समझ में आई उसका मतलब ये है 200 अधिकतम सीमा है, उससे अधिक ना हो। लेकिन हाँ, उससे 120, 130, 150 कुछ भी शब्द लिखे जा सकते हैं। और अगर मेरी बात माने तो ऐसे आंसर्स अगर नहीं आते तो जितना आता है उतना लिख दो। जैसे मैंने अभी बताया 60-70 शब्द, 80 शब्द, 90 शब्द लग के आ गए भाई। 5 में से मतलब 10 में से 5 नहीं तो 2 या 3 तो मिल ही जाएंगे। इंटेंट अगर अच्छा है, कंटेंट अगर अच्छा है तो बिल्कुल सही मिलेंगे। और अगर आप अपनी बात समझाने में कामयाब हो गए और थोड़ी सी लापरवाही ज़्यादा सी कर दी तो यकीन मानो आंसर बढ़िया जाएगा। तो इसलिए सबसे बड़ी बात, तो इसलिए जो एक बात बताई जाती है कि पेपर भर के आओ, ज़्यादा लिख के आओ, ये करके आओ, वो करके आओ, मेरा मानना है पेपर पूरा करके आओ। पेपर पूरा करके आओ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, समझे। और जो आंसर अच्छे से आता है उसे अच्छे से लिखो, और जो आंसर थोड़ा सा कम आता है उसको अच्छे से लिखने की जगह, मतलब उसको अच्छे की चिंता करने की जगह जितना आता है उतना लिख के उस आंसर में ज़्यादा मेहनत करो जो आंसर अच्छे से आता है।
क्योंकि जब यूपीएससी के मेंस में स्टूडेंट बैठता है तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा उसके पास ऑप्शंस नहीं होते, या जो मेंस में बैठा हुआ स्टूडेंट होता है कई बार उसको मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स को सारे क्वेश्चंस नहीं आते, ये समझ लीजिएगा। हर स्टूडेंट को 20 में से 15 से 16 के बीच में ही क्वेश्चन आ रहे होते हैं। जिसको नहीं आते वो 12 पे अटक जाता है, जिसको आ रहे होते हैं वो 15-16 पे अटक जाता है। और 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसे हर स्टूडेंट लप्परबाजी करके इधर उधर करके लिख के आता है, और यकीन मानिए सिलेक्शन वही 4 सब्जेक्ट 4 क्वेश्चंस दिलाते हैं जो इधर उधर करके लिख के आए हैं, क्योंकि वही तुम्हारा नेचुरल टैलेंट शो करता है। तभी आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आपको कहते हुए मिलेंगे कि सर मेरा तो तैयारी हुई नहीं थी, मैंने तो तैयारी अच्छे से की ही नहीं थी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। बस ये है कि हमने तैयारी की और आंसर जो है वो दिखाई देगा, मतलब जो नहीं आता था वो भी मैंने लिख के आने की कोशिश करी, और जितना मुझे आता था उसी को मैंने घुमा फिरा के लिख दिया। असलियत में जिस बच्चे ने जितना आता था उसी को जब घुमा फिरा के लिख दिया, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि उस बच्चे का नेचुरल जो टैलेंट था, जो इंटेंट फॉर्म में था, वो बाहर आ गया। जो इंट्रिंसिक था ना, बिल्कुल ही जिसे कहते हैं, जो भले ही उसे दिखाई नहीं दे रहा था, उसे खुद ना पता हो, वो लिख के आया और उसी में। और ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स मिलते हैं कि एक स्टूडेंट जो है वो ये कहता है कि सर मेरे उस पेपर में सबसे अच्छे नंबर आए जो मुझे बिल्कुल नहीं आता था, और वो उस पेपर में सबसे अच्छे नंबर इसीलिए आए क्योंकि उस बच्चे को कभी भी सबसे अच्छे नंबर इसीलिए आए क्योंकि उस बच्चे ने नेचुरल वे में जो भी उसको आता था वो नेचुरल फॉर्म में लिख दिया। तो इसलिए ज्यादा टेंशन, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आए जो आपको ना आते हो तो मेंस में कभी भी घबराते नहीं है। जितना आता है उतना लिखो और आगे बढ़ो। और अगर ऐसा लगता है कि नहीं यार इसमें तो 5 लाइनें भी नहीं लिख पाएंगे, तो हाथ मत लगाओ और चुपचाप आगे निकल लो, और ये क्वेश्चन लास्ट के लिए छोड़ दो। यस, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। अब ऐसे में कुछ के नाम सबसे ज्यादा फेवर जो है वो एनी बेसेंट है, मीराबेन है, उसके बाद नेली सेन गुप्ता है, सत्यानंद स्टोक्स है, और सबसे मेन बात जो आगे आपको दिखेंगे कि सिस्टर निवेदिता है। अब ये इस तरीके से आप 5-7 लिखेंगे, 2-2 वर्ड 3-3 लाइनें इसके बारे में लिखेंगे, तो जितना याद है वो लिख देंगे। अच्छा, अब एक चीज और समझ लीजिए, क्या ये ही क्वेश्चन यूपीएससी दोबारा कहीं पूछेगी? तो आंसर है ये क्वेश्चन कभी भी दोबारा नहीं पूछेगी। लेकिन एक बात पता लग गई कि सीबीआई यूपीएससी जो है वो इस फॉर्म के क्वेश्चंस पूछ सकती है। तो अब कभी भी इस इंटेंट का क्वेश्चन या फिर ये जो फैक्ट्स आप पढ़ेंगे वो आपको आगे कहीं ना कहीं याद आ जाएंगे या काम आ जाएंगे, ये समझ लीजिएगा। जैसे इससे पिछले वाला क्वेश्चन ही था, उसमें ये पूछा गया कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन। अब कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन में अब कभी भी नेशनल मूवमेंट का ओवरऑल करेंगे तो ये 2-4 नाम जो हैं कि भाई हमारे नेशनल मूवमेंट में सिर्फ इंडियंस ने ही नहीं, फॉरेनर्स भी स्पेसिफिकली इंडिया आए और इंडियन नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, तो वहां ये 4-5 नाम लिखे जा सकते हैं। तो इस तरीके से इसको आप तैयार करेंगे, ये आपका एक आंसर प्रिपेयर हो जाएगा। बाकी कोशिश करें हमसे जुड़े, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर डिस्कशन होता रहेगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। अपने आंसर्स वगैरह उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।